चलिए बेटा, तो इस सेकंड पार्ट ऑफ द लेक्चर में जो एक लास्ट नॉन फाइनेंशियल मॉडल अपना बाकी था, लेट्स कंप्लीट दैट मॉडल एंड दैट इज परफॉर्मेंस प्रिज्म। हेडिंग दीजिए आप कॉपी में, परफॉर्मेंस प्रिज्म। टोटल 4 नॉन फाइनेंशियल मॉडल आपके सिलेबस में है। क्या क्या है जल्दी से एक बार रिवाइज करा दीजिए मुझे। सबसे पहला नॉन फाइनेंशियल मॉडल आपने पढ़ा था बैलेंस स्कोर कार्ड, सेकेंड इज परफॉर्मेंस पिरामिड एंड द थर्ड वन इज द बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल एंड द लास्ट नॉन फाइनेंशियल मॉडल अवेलेबल इन योर सिलेबस इज परफॉर्मेंस प्रिज्म। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। 2019 का जब आप मई 2019 का अटेम्प्ट देखेंगे तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन इसका पूछा जा चुका है। हालांकि इसमें कहीं ना कहीं 5 to 10 मार्क्स आपकी वैल्यू चेन एनालिसिस जो चैप्टर नंबर 1 का कंसेप्ट है, प्राइमरी एक्टिविटी, उससे भी रिलेटेड था। लेकिन अपन बोल सकते हैं मेजोरिटी ऑफ द पार्ट जो था उस क्वेश्चन का, कंपल्सरी क्वेश्चन का, वो डिवोटेड था परफॉर्मेंस प्रिज्म को। प्लीज गिव द हेडिंग इन कॉपी बेटा, परफॉर्मेंस प्रिज्म। जो दो बंदे जिन्होंने मॉडल दिया है उनका नाम है एंडी नेली एंड क्रिस एडम्स। इन्होंने अपने मॉडल को सेकेंड जनरेशन मॉडल बोला है परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन का। आई रिपीट, सेकेंड जनरेशन मॉडल। तो सवाल उठता है, अगर ये सेकेंड जनरेशन मॉडल है तो फर्स्ट जनरेशन मॉडल किसे बोला गया? फर्स्ट जनरेशन मॉडल बोला गया स्ट्रिक्टली बैलेंस स्कोर कार्ड और परफॉर्मेंस पिरामिड को। एंडी नेली एंड क्रिस एडम्स ने टोटल आपको 3 रीजन दिया है। इनफैक्ट जब आप देखेंगे तो 4 रीजन भी आप बोल सकते हैं, लेकिन प्राइमा फेसी आपको 3 रीजन मिलेंगे क्यों आप फर्स्ट जनरेशन मॉडल के हिसाब से अपना परफॉर्मेंस मेजर और इवेल्युएट मत कीजिए। आप सेकेंड जनरेशन मॉडल दैट इज परफॉर्मेंस प्रिज्म के आधार पे अपना परफॉर्मेंस मेजर और इवेल्युएट कीजिए। तो एंडी नेली एंड क्रिस एडम्स हैव गिवन 3 सॉलिड रीजन जिसके कारण अगर आप बैलेंस स्कोर कार्ड से अपना परफॉर्मेंस मेजर करते हो तो आप आउटडेटेड मॉडल यूज कर रहे हो, परफॉर्मेंस पिरामिड यूज कर रहे हो तो आप आउटडेटेड मॉडल यूज कर रहे हो। तो वो क्या रीजन है जिसके कारण ये ऑथर बोलता है कि आप मेरे द्वारा जो बताया गया मॉडल है उसके द्वारा अगर आप अपने परफॉर्मेंस को मेजर और इवेल्युएट करेंगे तो आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आप बिल्कुल सर्वाइव कर पाएंगे, बल्कि आप उसमें सक्सेस भी पा सकते हैं। तो आइए, सबसे पहला रीजन जो एंडी नेली एंड क्रिस एडम्स ने कम्युनिकेट किया है वो है फ्यू स्टेक होल्डर। ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां पे स्टेक होल्डर है ना कि शेयर होल्डर है। वर्ड जो यूज किया गया वो फ्यू स्टेक होल्डर। अगर मैं बैलेंस स्कोर कार्ड की बात करूं तो बैलेंस स्कोर कार्ड प्राइमरीली सिर्फ 2 पर्सपेक्टिव को ध्यान देता है। पहला है फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, दैट इज स्टेक होल्डर में वो शेयर होल्डर को अनडाउटेडली प्रायोरिटी देता है, एंड द सेकेंड वन इज कस्टमर। थर्ड एम्प्लॉय से रिलेटेड है, लेकिन एम्प्लॉय से रिलेटेड वहां पे सिर्फ ये देखा जाता है कि आपने कितनी ट्रेनिंग दिया एम्प्लॉय को। बहुत कुछ एम्प्लॉय से रिलेटेड आप बैलेंस स्कोर कार्ड में मेजर नहीं करते हैं। बाकी और जितने आपके स्टेक होल्डर है, पूरी लिस्ट है, जब 5 to 10 मिनट्स बाद देखेंगे अपन, उनमें से कोई भी स्टेक होल्डर को आप बैलेंस स्कोर कार्ड में कंसिडर नहीं करते हो। सेकेंड, अगर मैं परफॉर्मेंस पिरामिड की बात करूं तो परफॉर्मेंस पिरामिड में भी सिर्फ 2 स्टेक होल्डर को ध्यान में रखा गया है, एक्सक्लूसिवली 2 स्टेक होल्डर को, एंड मार्केट और फाइनेंशियल बोला था। वहां पे मार्केट का मतलब है आपके कस्टमर से रिलेटेड और फाइनेंशियल का मतलब है शेयर होल्डर से रिलेटेड। तो सबसे पहला पॉइंट जो परफॉर्मेंस प्रिज्म को सेकेंड जनरेशन मॉडल ले जाता है एज कंपेयर टू बैलेंस स्कोर कार्ड एंड परफॉर्मेंस पिरामिड, वो सबसे पहला रीजन कि परफॉर्मेंस प्रिज्म जो है ये सभी स्टेक होल्डर को ध्यान देता है। वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इट कंसिडर ऑल द स्टेक होल्डर, while the balance scorecard and performance pyramid which are considered as the first generation performance measurement model, वो मेनली सिर्फ और सिर्फ 2 पर्सपेक्टिव पे ध्यान देते हैं, या 2 स्टेक होल्डर पे उनका पूरा ध्यान होता है। पहला शेयर होल्डर और दूसरा कस्टमर। पहला पॉइंट क्लियर हुआ बेटा कि क्यों क्रिस एडम्स और एंडी नेली ने हमें बोला है कि आपको आज की तारीख से हिसाब से आपको जो परफॉर्मेंस मेजर करना चाहिए दैट विद परफॉर्मेंस प्रिज्म, नॉट द फर्स्ट जनरेशन मॉडल। सेकेंड पॉइंट बहुत लॉजिकल दिया है। फर्स्ट जनरेशन मॉडल, जब भी मैं फर्स्ट जनरेशन मॉडल बोलूं तो आई एम रेफरिंग बैलेंस स्कोर कार्ड एंड परफॉर्मेंस पिरामिड। जब भी आप फर्स्ट जनरेशन मॉडल को यूज करते हैं तो आप वहां पे सिर्फ मेजर करते हैं चीजों को कि हम इस प्रकार से इस केपीआई के द्वारा अपने परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। जबकि
ये दोनों ऑथर बोलते हैं कि ये इनफ नहीं है कि आपने अपनी स्ट्रेटेजी बना लिया, आपको ये भी देखना पड़ेगा क्या आपके पास जो इन प्रोसेस है, करंट प्रोसेस है, क्या वो इतनी कैपेबल है कि आपकी स्ट्रेटेजी को वो सही में एग्जीक्यूट कर पाए, और उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या आपके पास कैपेबिलिटी है इन द फॉर्म ऑफ पीपल, रिसोर्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, तब जाके आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो इनका सेकेंड रीजन। थर्ड रीजन, क्विड प्रो क्यो। आपने बैलेंस स्कोर कार्ड में पूछा व्हाट शेयर होल्डर वांट, सेकेंड पर्सपेक्टिव में आपने पूछा व्हाट कस्टमर वांट, जबकि एंडी नेली और क्रिस एडम्स का कहना है जो कोरिलेशन होता है आपके स्टेक होल्डर और एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, उसमें लेने का देना है। मतलब अगर हम आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल करेंगे तो क्विड प्रो क्यो, बदले में हम भी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी ऑर्गेनाइजेशन को ये बेनिफिट प्रोवाइड करें। पूरी डिटेल देखना है बेटा, वो लिस्ट कौन कौन से अपने स्टेक होल्डर है, वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो तीसरा पॉइंट, क्विड प्रो क्यो, वो वन साइडेड जाता है फर्स्ट जनरेशन। सिर्फ वो ये देखता है कि मेरे दो मेजर स्टेक होल्डर को क्या चाहिए, वो ये नहीं देखता कि उन दो मेजर स्टेक होल्डर से ऑर्गेनाइजेशन क्या एक्सपेक्ट कर रही है जो उन दोनों मेजर स्टेक होल्डर को फुलफिल करना चाहिए। तो तीन सॉलिड रीजन जिसके कारण एंडी नेली और क्रिस एडम्स का जो परफॉर्मेंस प्रिज्म का मॉडल है ये सुपीरियर माना जाता है एज कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन मॉडल। द वेरी फर्स्ट पॉइंट है, वहां पे सिर्फ फ्यू स्टेक होल्डर को ध्यान रखा जाता है, जबकि सभी स्टेक होल्डर आज की तारीख में इक्वली इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, वहां पे सिर्फ मेजर करके रख दिया जाता है, केपीआई सेट कर दिया जाता है, जबकि उसके लिए क्या हमारे पास प्रोसेस है, क्या हमारे पास कैपेबिलिटीज है, इस पे ध्यान नहीं दिया जाता। थर्ड पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वहां पर सिर्फ वन साइडेड व्यू कंसिडर किया जाता है कि हम आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल करेंगे। भाई साहब, ऑर्गेनाइजेशन तो आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल कर देगी, लेकिन बदले में आपको भी ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशन फुलफिल करना पड़ेगा। तो यहां पे बोला जितने आपके स्टेक होल्डर है, हर स्टेक होल्डर को आपको ध्यान रखना है जब भी आप अपने क्रिटिकल सक्सेस सेक्टर डिटरमाइन करो, जब भी आप अपनी स्ट्रेटेजीज डिटरमाइन करो, लेकिन बदले में क्लियर कट कम्युनिकेशन करना, हम आपकी ये एक्सपेक्टेशन फुलफिल कर रहे हैं, इन रिटर्न वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम योर साइड। लेने का देना दोनों जगह से अगर म्यूचुअली बेनिफिट होगा तो ही वो जो अपना प्रोग्राम है परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन का, वो अपना सक्सेसफुल हो पाएगा। क्लियर बेटा? चौथा पॉइंट भी है, मैंने इनडायरेक्टली बोला हूं आपको। चौथा पॉइंट ये बोलता है एंडी नेली और क्रिस एडम्स कि जो आपके परफॉर्मेंस मेजर है फर्स्ट जनरेशन वाले, वो माइक्रो मैनेजमेंट में बिलीव करते हैं। रिपीट द वर्ड, माइक्रो मैनेजमेंट, मतलब छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखते हैं, जबकि मैनेजमेंट लेवल पर ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन है कि क्या हम अपनी स्ट्रेटेजी को प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर पा रहे या नहीं कर पा रहे। माइक्रो मैनेजमेंट का मतलब है किस किस कस्टमर को कितने कितने समय में डिलीवरी हुई, ये हमें इतना माइन्यूट डिटेल स्ट्रेटेजिक लेवल ऑफ मैनेजमेंट को जरूरत नहीं है। स्ट्रेटेजिक लेवल ऑफ मैनेजमेंट को जरूरत है ओवरऑल ड्यूरिंग द पीरियड कितने % ऑन टाइम डिलीवरी हुई। समझ पा रहे बेटा? तो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रो मैनेजमेंट डिटेल से आपको बचना है, क्योंकि उसमें टाइम भी लगेगा और कॉस्ट भी लगेगा। लेकिन उस माइक्रो मैनेजमेंट में आप इतना खो जाते हो कि अननेसेसरी डिटेल को भी आप एनालाइज करते हो, जिसके कारण आप ये प्रॉपर फोकस नहीं कर पाते कि क्या आपके क्रिटिकल सक्सेस सेक्टर ड्यूरिंग द पीरियड अचीव हुए या नहीं हुए। तो मेरे साथ रिपीट करेंगे आप, किन दो बंदों ने दिया था ये बेटा, एंडी नेली एंड क्रिस एडम्स। क्या बोला था इसको? सेकेंड जनरेशन परफॉर्मेंस मेजरमेंट मॉडल, जबकि फर्स्ट जनरेशन किसे बोला गया? बैलेंस स्कोर कार्ड और परफॉर्मेंस पिरामिड को। 4 सॉलिड रीजन दिया, उनमें से 3 बेसिकली उन्होंने बताया था, चौथा उन्होंने अलग से बताया था। क्या 3 बेसिक रीजन कि आप फर्स्ट जनरेशन मॉडल को प्रेफर ना करें? सबसे पहला है फ्यू स्टेक होल्डर, सेकेंड है ओनली मेजरमेंट इज नॉट इनफ, थर्ड पॉइंट है क्विड प्रो क्यो, वहां पे आप वन साइड देखते हो, जबकि आप भी एक्सपेक्ट करिए कि बदले में वो भी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ प्रोवाइड करे। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द माइक्रो मैनेजमेंट डिटेल। छोटी छोटी बातों के लिए रिपोर्टिंग की जाती है, उसमें जो आपका मेन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है, क्रिटिकल सक्सेस सेक्टर, वो अचीव हुआ या नहीं हुआ, ये कहीं ना कहीं वहां पे मिसगाइडेड हो जाता है या भीड़ में
खो जाता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीज आपके काम की है स्ट्रेटेजिक लेवल मैनेजमेंट को सिर्फ वही मेजर करे। इफ यू मेजर द थिंग राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग है, मैं बाद में लिखाऊंगा आपको। इफ यू मेजर द थिंग राइट, डेफिनेटली अदर थिंग विल गो इन द राइट डायरेक्शन। इनका डायलॉग है एंडी नेली और क्रिस एडम्स का, मेजर फर्स्ट मेजर द राइट थिंग, देन ऑल द थिंग विल बी इन प्लेस इन योर ऑर्गेनाइजेशन। तो लिखिए बेटा, सबसे पहला पॉइंट आप परफॉर्मेंस प्रिज्म में, performance prism is an approach, performance prism is an approach to performance management, performance prism is an approach to performance management which aims to effectively meet the need and requirement of all stakeholder। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको रेड पेन से लिखिएगा, ऑल वर्ड, ऑल स्टेक होल्डर। ध्यान दीजिएगा, शेयर होल्डर नहीं है बेटा ना, स्टेक होल्डर है। तो एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टेक्निक है जो इफेक्टिवली मीट करती है जो भी नीड और रिक्वायरमेंट है हमारे सभी स्टेक होल्डर की। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड विच शुड बी क्लियर इन योर माइंड, हु आर द स्टेक होल्डर। अभी तक जो आपके मन में है बैलेंस स्कोर कार्ड हो गया या परफॉर्मेंस प्रिज्म हो गया, उसमें मेजरली दो ही स्टेक होल्डर आपके पास थे, वन इज द शेयर होल्डर एंड द सेकंड वन इज द कस्टमर। नाउ अभी नई टर्मिनोलॉजी आई है, हु आर द स्टेक होल्डर, और सभी स्टेक होल्डर को आपको ध्यान में रखना है जब भी आप अपनी स्ट्रेटेजी डिराइव करते हो। तो सेकंड पॉइंट लिखे इसमें, हु आर द स्टेक होल्डर्स, हु आर द स्टेक होल्डर्स। सेकंड पॉइंट, क्योंकि बहुत बार ये यूज होगा वर्ड स्टेक होल्डर, तो लेट क्लियर दिस टर्म, हु आर द स्टेक होल्डर इन डिटेल। तो स्टेक होल्डर एक ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है या कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है जिसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे कंपनी में इंटरेस्ट है। आई रिपीट द वर्ड, स्टेक होल्डर कैन बी अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और इंडिविजुअल पर्सन who has a direct or indirect interest in the organizational affair, उनको हम स्टेक होल्डर बोलते हैं। अब स्टेक होल्डर को मैं मेजरली तीन पार्ट में बाइफरकेट करना चाहूंगा। इंटरनल स्टेक होल्डर, मैं लिखाऊंगा बेटा सब कुछ, अभी पूरा ध्यान फोन में लगाइए। इंटरनल स्टेक होल्डर, कनेक्टेड स्टेक होल्डर एंड द एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। इंटरनल स्टेक होल्डर और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर आपके ऑर्गेनाइजेशन में है, एंड दैट इज द एम्प्लॉइज, वर्कर्स, मैनेजर्स, डायरेक्टर। ये भी ऑर्गेनाइजेशन से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि इनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन फुलफिल करके दे। तो जो एंडी नेली और क्रिस एडम्स का मॉडल है वो यह बोलता है कि हम आपकी एक्सपेक्टेशन एज एन एम्प्लॉय, वर्कर, डायरेक्टर या मैनेजर अगर फुलफिल करते हैं तो इन रिटर्न वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम यू, क्विड प्रो क्यू। ठीक है। फिर जब आप कनेक्टेड स्टेक होल्डर की बात करेंगे तो लिस्ट न्यूमरस है। यहां पे कनेक्टेड स्टेक होल्डर में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट आ गया आपका शेयर होल्डर, फिर कस्टमर। ये कोई बहुत नए पॉइंट नहीं है क्योंकि आप फर्स्ट जनरेशन मॉडल भी लगाते तो भी वहां पे स्टेक होल्डर फाइनेंशियल वाला और कस्टमर वाला बिल्कुल कंसिडर किया जाता है। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर और है कनेक्टेड में, एंड दैट इज सप्लायर। आज की तारीख में अगर मैं एक एग्जांपल लूं, लाइव एग्जांपल, बोइंग कंपनी का जो 777 ड्रीम लाइनर बनाते हैं, वो सिर्फ 3 कंपोनेंट्स बनाते हैं पूरे एयरक्राफ्ट के, बाकी वो सभी कंपोनेंट के लिए डिपेंडेंट है अपने सप्लायर के ऊपर। अब आप बताइए, अगर सप्लायर से उनको प्रॉपरली सर्विस ना मिले या वो सप्लायर की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल ना करे, इन बोथ द केस कंपनी विल नेवर अचीव सक्सेस इन द लॉन्ग रन। दूसरा आप देख सकते हो एप्पल कंपनी, उसका सभी चीज आउटसोर्स्ड है,
तो 100% वो डिपेंडेंट है अपने फिनिश गुड्स के लिए अपने सप्लायर के ऊपर। तो सप्लायर को न तो आपका बैलेंस स्कोर कार्ड डील करता है, न ही परफॉर्मेंस पिरामिड डील करता है, और मैं बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल दूं, न ही आपका बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल डील करता है। एंडी नेली और क्रिस एडम्स का कहना है आज की दुनिया में आपके बिजनेस करने के तरीके बदल चुके हैं, तो आप उनको ध्यान दीजिए। तीसरा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा ओला उबर का। इनके पास जितने भी व्हीकल है ये इनके ओन नहीं है बेटा, दूसरे के ओन है। तो जो इनके को पार्टनर है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जो इनके ड्राइवर है, वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है अपार्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल होल्डर एज वेल एज द कस्टमर। जो उनके बंदे हैं, जो उनके ड्राइवर है, प्लस जो उनको कार प्रोवाइड करते हैं ऑन रेंटल बेसिस, दे आर द मेजर स्टेक होल्डर, या मैं बोलूं उनका डोमिनेंट रोल है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। अगर उनकी एक्सपेक्टेशन और वो आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल ना करे, तो दोनों के लिए अगर विनिंग सिचुएशन नहीं रहेगी, तो कंपनी लॉन्ग टर्म में कभी भी सक्सेस नहीं पा सकेगी। तो अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया है। ऑल स्टेक होल्डर, आप डिसाइड कीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में किसका डोमिनेंट रोल है, उन स्टेक होल्डर की एक्सपेक्टेशन को, और बदले में उनको आपकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करना पड़ेगा। दोनों के लिए अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बेनिफिशियल प्रपोजल होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो अपन बात कर रहे थे इंटरनल स्टेक होल्डर, उसमें अपन ने लिया वर्कर, एम्प्लॉय, डायरेक्टर, मैनेजर। फिर अपन ने लिया कनेक्टेड, उसमें शेयर होल्डर आ गया, उसमें आपका कस्टमर आ गया, सप्लायर आ गया, लॉन्ग टर्म प्रोवाइडर ऑफ डेप्ट आ गया, बैंक लोन आ गया, डिवेंचर आ गया। इनका भी डायरेक्टली आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट है। एंड द लास्ट वन इज एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, उसमें गवर्नमेंट आ गया। गवर्नमेंट भी आपसे एक्सपेक्ट करती है, बदले में आप भी गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करिए, क्विड प्रो क्यों। इवन यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ले रहा हूं आपके लिए एक्सटर्नल में, एंड दैट इज एनवायरमेंटलिस्ट। आज की तारीख में अगर आप कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहते हो और वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो जब तक एनवायरमेंटल क्लियरेंस आपको नहीं मिलेगी, आप वो प्रोजेक्ट लगा ही नहीं सकते। दिल्ली या मुंबई का 99% मुंबई का बेटा एक वो मेट्रो जो बन रहा था, उसमें कई सारे प्लांटेशन को आपको कट करना पड़ रहा था, तो वहां की पब्लिक ने उसका बहुत जम के अपोज किया, जिसके कारण वो प्रोजेक्ट अभी भी बंद है। तो आप देख लीजिए, आपको सिर्फ शेयर होल्डर का ध्यान नहीं देना है, कस्टमर का ध्यान नहीं देना है, गवर्नमेंट का ध्यान नहीं देना है। आपका प्रोजेक्ट अगर एनवायरमेंटल रिलेटेड है, तो एनवायरमेंटलिस्ट के व्यू पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तब जाके आप सक्सेसफुली अपना वो वेंचर स्टार्ट कर पाओगे। तो एंडी नेली और क्रिस एडम्स का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था, हम नहीं बता रहे कि आप शेयर होल्डर पे ध्यान दो, हम नहीं बोल रहे आप कस्टमर पे ध्यान दो, आप खुद अपने लेवल पर डिसाइड करो who are the dominant stakeholder in your organization। on हर stakeholder की एक्सपेक्टेशन इक्वली आपको फुलफिल करना पड़ेगा, तब जाके जो आपका एक्सपेक्टेशन है अपनी कंपनी से कि लॉन्ग टर्म में हम मार्केट लीडर हो पाए, हमारा मार्केट शेयर बढ़ पाए, तब जाके वो सब चीजें आप अचीव कर पाएंगे। तो लिखिए बेटा, हु आर द स्टेक होल्डर। मीनिंग, stakeholder are a group of individuals, stakeholder are a group of individuals or an individual who has direct or indirect interest, who have a direct or indirect interest in what the organization does। अब अपने क्लैरिटी के पर्पस के लिए अपन स्टेक होल्डर को 3 पार्ट में बाइफरकेट कर रहे हैं, इंटरनल स्टेक होल्डर, कनेक्टेड स्टेक होल्डर, एंड द थर्ड वन इज एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। लिखिए आप, कैटेगराइजेशन ऑफ स्टेक होल्डर, कैटेगरी ऑफ स्टेक होल्डर्स। तो इसको हम टोटल 3 पार्ट में बाइफरकेट कर रहे हैं मेनली।
internal stakeholder, connected stakeholder and external stakeholder. Internal stakeholder, connected stakeholder and external stakeholder. इंटरनल में आप लिखिए वर्कर्स, एम्प्लॉयज, मैनेजर्स, डायरेक्टर्स। सबकी एक्सपेक्टेशन आप देखेंगे तो कंपनी से अलग अलग है। एम्प्लॉय वर्कर की एक्सपेक्टेशन अलग है, मैनेजर डायरेक्टर की एक्सपेक्टेशन अलग है। तो टोटल जो आप वर्कफोर्स बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो कहलाएंगे आपके इंटरनल स्टेक होल्डर। कनेक्टेड स्टेक होल्डर में अनडाउटेडली शेयर होल्डर, कस्टमर, और बड़ा इंपॉर्टेंट, जस्ट मैंने अभी आपको 2-3 कंपनी का एग्जांपल लिया। पहले बोइंग 777 जो ड्रीमलाइनर बनाता है, उसके सिर्फ 3 कंपोनेंट बनाता है, बाकी सभी कंपोनेंट के लिए वो अपने सप्लायर के ऊपर डिपेंडेंट है। जस्ट इमेजिन अगर सप्लायर की एक्सपेक्टेशन वो ना फुलफिल करे या हमारी एक्सपेक्टेशन हमारा सप्लायर ना फुलफिल करे तो क्या होगा, पूरा प्रोडक्शन ही रुक जाएगा। तो आपके लिए कस्टमर से भी ज्यादा, मैं तो बोलता हूं, डोमिनेंट रोल अगर बोइंग 777 ड्रीमलाइनर में किसी का है तो आपके सप्लायर का है। एप्पल ने भी पूरी आउटसोर्सिंग कर रखा है, तो उसकी पूरी क्वालिटी, पूरा R&D, नए फीचर्स, पूरा डिपेंडेंट है उनके सप्लायर के ऊपर। तो सप्लायर इज अ की स्टेक होल्डर इन बोथ द एग्जांपल्स। थर्ड जो मैंने आपको लिया था, ओला उबर का लिया था, जो उनके ड्राइवर्स है, जो उनके ओनर्स ऑफ द कार है, वो की स्टेक होल्डर है इन देयर ऑर्गेनाइजेशन को। उनकी एक्सपेक्टेशन बदले में आपकी एक्सपेक्टेशन, दोनों एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन फुलफिल करेंगे। क्विड प्रो क्यो। कस्टमर हो गया। अब रेड पेन से लिखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आज की तारीख में, सप्लायर। फिर प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस, प्रोवाइडर ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट, प्रोवाइडर ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट। एक्सटर्नल में कौन कौन आ गया? एक्सटर्नल में सबसे पहला आएगा आपका गवर्नमेंट, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर इज गवर्नमेंट। सेकेंड ले सकते हो आप सोसाइटी या कम्युनिटी। थर्ड एनवायरमेंटलिस्ट एजेंसी। ये सब आपके लिए कहलाएंगे स्टेक होल्डर। तो सबसे पहली लाइन में ही एंडी नेली और क्रिस एडम्स ने क्लियर किया है कि मेरा जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अप्रोच है ये इफेक्टिवली मीट करता है द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर, चाहे वो वर्कर हो, चाहे वो गवर्नमेंट एजेंसी हो, चाहे वो एनवायरमेंटल एजेंसी हो। जो भी मेरे यहां की स्टेक होल्डर के रूप में वर्क करेगा, मैं उन हर स्टेक होल्डर की एक्सपेक्टेशन को कंसिडर करने के बाद ही स्ट्रेटेजी बनाऊंगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए बड़े आगे बेटा, कैटेगरी ऑफ स्टेक होल्डर। अब लिखिए आप, पहला पॉइंट हो गया, अपन ने लिखा इट इज अ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अप्रोच हु वर्क टू इफेक्टिवली मीट द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर। सेकेंड पॉइंट में अपन ने डील किया हु आर द स्टेक होल्डर, एनीवन कैन बी अ स्टेक होल्डर। बस अब इन स्टेक होल्डर का पावर और इंटरेस्ट क्या है, इसको बैलेंस करके हम बताएंगे कि हमारे लिए की स्टेक होल्डर कौन है। वो थोड़ी देर बाद अपन उसमें करेंगे बेटा। नेक्स्ट लिखिए, इट कंसिडर्स stakeholders requirement as the starting point It considers stakeholders' requirement as the starting point for development of performance measure. For development of performance measures.
ये बहुत यूनिक पॉइंट है, मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूं। परफॉर्मेंस प्रिज्म कंसिडर द स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट एज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ परफॉर्मेंस मेजर rather than the strategy of the organization. जनरली होता क्या है बेटा, जब भी आप अपने क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर या केपीआई निकालते हो तो आप ये नहीं देखते कि स्टेक होल्डर की रिक्वायरमेंट क्या है, आप ये देखते हो कि हमारा गोल क्या है। जो आपका गोल है उसके बाद आप उनके स्ट्रेटेजी के परफॉर्मेंस मेजर डिसाइड कर देते हो, चाहे वो आपके स्टेक होल्डर को सेटिस्फाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। जबकि एंडी नेली और क्रिस एडम्स ने जो परफॉर्मेंस प्रिज्म दिया है, इसका सबसे बड़ा यूएसपी है कि स्टार्टिंग पॉइंट हम नहीं डिसाइड करेंगे एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमारा क्या गोल है, अभी हम उसको पहले साइड में रख रहे हैं। हमारे स्टेक होल्डर हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दे आर अवर स्टार्टिंग पॉइंट, और उन्हीं को हम अपना परफॉर्मेंस डेवलपमेंट मेजर का बेस बना के अपना पूरा परफॉर्मेंस मॉडल डिराइव करेंगे। क्या इन बंदों की रिक्वायरमेंट हम पूरी फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट पॉइंट लिख दे बेटा, परफॉर्मेंस प्रिज्म इज द सेकेंड जनरेशन बिजनेस मॉडल। परफॉर्मेंस प्रिज्म इज अ सेकेंड जनरेशन बिजनेस मॉडल developed by Andy Nelly and Chris Adams. Developed by Andy Nelly and Chris Adams. और स्पेलिंग बेटा आपके स्क्रीन में है, एंडी नेली एंड क्रिस एडम्स। चलिए तो अब फॉर्मली स्टार्ट करते हैं इसका फ्रेमवर्क। क्या फ्रेमवर्क इन्होंने दिया है, जब आप इसका फ्रेमवर्क देखेंगे तो टोटल 5 पार्ट में इन्होंने अपने आप को बाइफरकेट किया जो आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। स्टार्ट किया इन्होंने स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड, मतलब स्टेक होल्डर की रिक्वायरमेंट क्या है। एंड किया इन्होंने सेकेंड पॉइंट में आप देखेंगे तो स्टेक होल्डर कॉन्ट्रीब्यूशन, बदले में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब इन दो जो मेरे फेसेट है इसको गोल माना गया यहां पे, और इन दोनों गोल को अचीव करने के लिए मुझे क्या स्ट्रेटेजीज की जरूरत है, क्या मुझे प्रोसेस लगेगी, और क्या उस प्रोसेस की मेरे पास कैपेबिलिटी भी है या नहीं, ये आपस में इंटर रिलेटेड फेसेट है। तो टोटल 5 पॉइंट में कवर होगा जब भी एग्जामिनेशन में आएगा। शेयर होल्डर नहीं, स्टेक होल्डर हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है, हम शेयर होल्डर स्टेक होल्डर से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्टेक होल्डर नॉट शेयर होल्डर। फिर इसके लिए हम क्या स्ट्रेटेजी बनाएंगे, उसकी क्या प्रोसेस होगी और उसका क्या कैपेबिलिटी होगा, ये डिसाइड होगा। तो जब आप देखेंगे ना ये परफॉर्मेंस प्रिज्म का मॉडल, तो आपको इस टाइप से दिखेगा। जो टॉप में हमारे पास वो है स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन, मतलब स्टेक होल्डर हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है। जो बॉटम में है वो स्टेक होल्डर कॉन्ट्रीब्यूशन, हम अपने स्टेक होल्डर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। और जो प्रिज्म है उसके 3 साइड बताए गए, स्ट्रेटेजी, प्रोसेस एंड कैपेबिलिटी। लेट्स स्टार्ट वन ऑफ देम राइटिंग बेटा, लिखिए आप परफॉर्मेंस प्रिज्म फ्रेमवर्क, हेडिंग दीजिए आप परफॉर्मेंस प्रिज्म फ्रेमवर्क। The performance prism presents the following 5 questions. Performance prism presents the following 5 questions. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फुल स्टॉप। The answer to these questions will form the starting point. The answer to these questions will form the starting point for defining the performance measure. For defining the performance measures. क्या क्या है बेटा, स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन, स्टेक होल्डर कॉन्ट्रीब्यूशन, स्ट्रेटेजीज, प्रोसेस एंड कैपेबिलिटी। ये 5 आंसर आप देंगे तो जो आपको स्टार्टिंग मिलना है परफॉर्मेंस मेजरमेंट की वो यहां पे मिलेगी। हम बैठ के एसी केबिन में हम डिसाइड नहीं करेंगे कि हमारा गोल क्या है, उसके लिए हमें क्या क्या स्ट्रेटेजी और
केपीआई बनाने हैं ना, हमारे स्टेक होल्डर की क्या एक्सपेक्टेशन है, मेजर स्टेक होल्डर खासकर, हम उसको अगर डील करेंगे तो ही हम एक लॉन्ग रन में अपने परफॉर्मेंस मेजर को मेजर कर पाएंगे, साथ में हम उससे जो इंप्रूवमेंट मिलेगा वो हमें लॉन्ग टर्म सक्सेस प्रोवाइड करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट लिखे इसमें आप, स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन। सबसे पहला पॉइंट, स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन। इसमें लिखे आप, who are our key stakeholder, who are our key stakeholder and what they want from us and what's the need or want। हमारे की स्टेक होल्डर क्या है वो हमें पता लगाना पड़ेगा। कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लिए सप्लायर की स्टेक होल्डर हो सकता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं हो पाएगा। तो इंडिविजुअली आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपके लिए की स्टेक होल्डर क्या है और उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है आपसे, व्हाट दे वांट और व्हाट दे नीड, वो चीज आपको जानना पड़ेगा। यही आपका स्टार्टिंग पॉइंट है इस परफॉर्मेंस प्रिज्म की बात करेंगे तो। यहां पे कुछ भी थ्योरेटिकल नहीं है कि हमारा मिशन ये है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, विजन ये है, गोल ये, कुछ भी नहीं। जो आपके की स्टेक होल्डर की रिक्वायरमेंट है वही आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। उसी को ध्यान में रखकर आपको अपनी पूरी स्ट्रेटेजीज, प्रोसेस और कैपेबिलिटी डिफाइन करना है। सेकेंड लिखिए, स्टेक होल्डर कॉन्ट्रीब्यूशन। सेकेंड पॉइंट, स्टेक होल्डर कॉन्ट्रीब्यूशन। यही सबसे यूनिक पॉइंट है इसका, क्विड प्रो क्यो। ये लिख दीजिए बेटा, आपके सामने स्पेलिंग यहां पे है, क्विड प्रो क्यो। बहुत यूनिक पॉइंट है, मतलब कोई भी दूसरे परफॉर्मेंस मेजरमेंट मॉडल में ये वाली चीज अवेलेबल नहीं है, ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ यहीं पे अवेलेबल है, क्विड प्रो क्यो। इसमें लिखे आप, व्हाट कॉन्ट्रीब्यूशन do we want from our key stakeholder? What contribution do we want from our key stakeholder? What contribution do we want from our key stakeholder? Next लिखिए बेटा, strategies। What strategies do we need to put in place? What strategies do we need to put in place in order to satisfy the need of our key stakeholder? What strategies do we need to put in place in order to satisfy the key stakeholder, comma, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, while satisfying our own requirement too। अभी अपन सब डिटेल पे आएंगे बेटा, अभी सिर्फ अपन लिख रहे हैं, एक एक पॉइंट पर अपन इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे तो मैं आपको बताता हूं स्ट्रेटेजीज का मतलब क्या है। सिर्फ अभी तो जो मेजर हेडिंग है अपन वो लिख रहे हैं कि जो 5 फेसेट है परफॉर्मेंस प्रिज्म के वो क्या क्या है, और उनको एक एक दो लाइन में अपन डिफाइन कर रहे हैं। फिर पूरा डिटेल में आएंगे अपन, करीबन एक एक पॉइंट को अपन 10-10 मिनट्स कवर करेंगे। यहाँ पे स्ट्रेटेजीज क्या लिखा, व्हाट स्ट्रेटेजीज डू वी हैव नीड टू बी इन प्लेस इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ की स्टेक होल्डर, बड़ा इंपॉर्टेंट, while satisfying our own requirement too। Next point, process। इसमें लिखिए, what processes do we need to put in place? What processes
do we need to put in place to enable us to achieve the strategy, to enable us to achieve the strategy. And the last point is capabilities. इसको लिखिए आप, what capabilities do we need to put in place? What capabilities do we need to put in place to allow us to operate, maintain and enhance our processes, चलिए बेटा, अभी तक जो पढ़ा एक बार उसको रिवीजन लेते हैं, फिर अपन इन डेप्थ चलते एक एक पॉइंट में। स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या, स्टेक होल्डर कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या, और ये लास्ट के तीनों पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझने पड़ेंगे। स्ट्रेटेजीज का मतलब क्या है, प्रोसेस का मतलब क्या है, और कैपेबिलिटीज का मतलब क्या है ना। तो लेट्स स्टार्ट। तो सेकेंड जनरेशन मॉडल बोला गया है परफॉर्मेंस प्रिज्म को। किन दो ऑथर ने बोला, मेरे साथ में रिवाइज कीजिएगा, एंडी नेली एंड क्रिस एडम्स ने बोला है। तो फर्स्ट जनरेशन मॉडल क्या हुए, कैन यू नेम देम? पहला बैलेंस स्कोर कार्ड एंड द सेकंड वन इज परफॉर्मेंस पिरामिड। अपन पढ़ रहे परफॉर्मेंस प्रिज्म, ठीक है। तीन बड़े रीजन बताइए जिनके कारण फर्स्ट जनरेशन मॉडल से आपको अपना परफॉर्मेंस मेजर और इवेल्युएट नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला रीजन है फ्यू स्टेक होल्डर। जो फर्स्ट जनरेशन मॉडल है वो कुछ एक स्टेक होल्डर पर ही ध्यान देते हैं, जबकि आज की तारीख में जरूरी नहीं है जो आपके ट्रेडिशनल स्टेक होल्डर को आप जितना ध्यान देते थे उतना ही ध्यान आज भी देना है। कुछ नए स्टेक होल्डर भी हो सकता है आपके इमर्ज हुए जिनका सेटिस्फेक्शन लेवल आपकी सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। तो पहला फ्यू स्टेक होल्डर ही कंसिडर होते हैं फर्स्ट जनरेशन मॉडल में। सेकेंड पॉइंट है वहां पे सिर्फ मेजरमेंट पे ध्यान दिया जाता है, ये कहीं ध्यान नहीं दिया जाता कि क्या आपके पास वो प्रोसेस अवेलेबल है जिसके द्वारा आप अपने क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को अचीव कर पाएंगे। क्या उस प्रोसेसेस के लिए जो आपके पास रिसोर्सेस चाहिए, वेदर इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मैन पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी और फाइनेंशियल नीड, क्या वो आपके पास अवेलेबल है? नहीं है तो आप उनको कैसे अरेंज करेंगे, ये वो चीजें डील नहीं करते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट इज सिर्फ आप वन साइडेड गेम रखते हो कि आप हमारे शेयर होल्डर हो, आप हमारे कस्टमर हो, तो जो आपकी एक्सपेक्टेशन है हम वो फुलफिल करेंगे। लेकिन आज की तारीख में हम भी आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इवन आप हमारे कस्टमर हो, हमारे लॉन्ग टर्म प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल हो, तो वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम यू। आपको भी वो इन रिटर्न फुलफिल करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्विड प्रो क्योर देने का लेना है। अगर हम आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल कर रहे हैं तो हम भी चाहते हैं आप हमारी एक्सपेक्टेशन फुलफिल करो। डिटेल में देखना बेटा वो क्या चीज अपने को आने वाले भी थोड़े समय में। फिर नेक्स्ट पॉइंट अपन ने देखा, माइक्रो मैनेजमेंट पर ज्यादा बिलीव करते हैं कौन? फर्स्ट जनरेशन मॉडल। वो छोटी से छोटी डिटेल भी स्ट्रेटेजिक लेवल ऑफ मैनेजमेंट को देते हैं, जबकि वो कोई काम के नहीं है। स्ट्रेटेजिक लेवल ऑफ मैनेजमेंट को अल्टीमेटली रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड रिपोर्टिंग चाहिए, उसमें टाइम भी कम लगेगा और आपकी कॉस्ट भी कम आएगी, ठीक है। फिर अब स्टेक होल्डर कौन होते हैं? क्योंकि जब इन्होंने एंडी नेली और क्रिस एडम्स ने अपना मॉडल बताया तो उन्होंने बोला हम एक ऐसा मॉडल बना रहे हैं जो इफेक्टिवली आपकी नीड और वांट जो भी आपके सभी स्टेक होल्डर की है वो फुलफिल करेंगे। तो स्टेक होल्डर कैन बी एनीवन, इट कैन बी ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और इट कैन बी एन इंडिविजुअल जिसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट है। फिर हमने उसको तीन मेजर पार्ट में बांटा था, इंटरनल स्टेक होल्डर, कनेक्टेड स्टेक होल्डर और एक्सटर्नल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैंने आपको दिया सप्लायर का, बोइंग 777 ड्रीम लाइनर का, कि उसके लिए सप्लायर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 99% कंपोनेंट वो पूरा सप्लायर के ऊपर डिपेंडेंट है, उसका वो सिर्फ 3 कंपोनेंट बनाता है। एप्पल की बात करूं तो 100% उसका तो आउटसोर्सिंग है, तो बहुत डिपेंडेंट है वो चीज उसके ऊपर, सप्लायर के ऊपर।
तीसरा मैंने ओला उबर का एग्जांपल लिया आपके लिए कि उनके लिए जो ड्राइवर है उनके एम्प्लॉइज है, दे आर द की स्टेक होल्डर, क्योंकि अगर वो स्ट्राइक पे चले जाएंगे तो उनका पूरा सिस्टम बैठ जाएगा, क्योंकि उनके पास तो ओनरशिप ही नहीं है, जितनी कार उनके पास है सब आउटसाइड पार्टीज की है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर अपन ने चालू किया स्टेक होल्डर, क्या अंतर है दूसरे और इसमें। दूसरे मॉडल ये चेक करते हैं कि हमारे कंपनी का विजन क्या है, लॉन्ग टर्म विजन क्या है, उसके आधार पे वो गोल बना के अपनी स्ट्रेटेजी डिराइव करते हैं। मतलब वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है कंपनी का मिशन क्या है, जबकि यहां पे जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो कंपनी का मिशन नहीं होने वाला है, कंपनी का अपना आइडिया नहीं होने वाला है, वो होने वाला है कि स्टेक होल्डर हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है, हम ऐसा क्या करें कि हम उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाए। दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। उसके आधार पे हमारा पूरा परफॉर्मेंस मेजरमेंट मॉडल डिराइव होता है। फिर टोटल 5 फेसेट है अगर आप देखेंगे इसमें। पहला स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन, एंड सेकंड ले सकते हो या आप लास्ट में भी लिख सकते हो स्टेक होल्डर कॉन्ट्रीब्यूशन। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बड़े इंपॉर्टेंट है जिसपे आगे बहुत फोकस करना है अपने को, स्ट्रेटेजीज, फिर प्रोसेसेस, फिर कैपेबिलिटीज। ये तीनों आपस में इंटर रिलेटेड है और थोड़ी देर बाद मैं आपको लिखाऊंगा अभी, इसमें टॉप डाउन अप्रोच लगती है। मतलब सबसे पहले स्ट्रेटेजीज डिराइव होगी स्टेक होल्डर्स की सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंगली, फिर उसके बाद आपकी प्रोसेस चेक की जाएगी, फिर आपकी कैपेबिलिटीज चेक की जाएगी। टॉप टू बॉटम अप्रोच है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखे बेटा लेंथ में आप। It is a flexible performance model which can be used by any organization. It is a flexible performance model which can be used by any organization. Which can be used by any organization, whether profit oriented or not for profit oriented. Whether profit oriented or not for profit oriented, comma, whether manufacturing sector or service sector, whether manufacturing sector or service sector, whether big or small. चलिए अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका, जो अपन ने 5 फेसेट लिखा है, इनकी अब अपन डिटेल में जा रहे हैं कि स्टेक होल्डर कौन कौन से, ये तो अपन ने अभी देख लिया। अब अपन देखेंगे इनकी क्या एक्सपेक्टेशन होती, जनरल एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टेक होल्डर। फिर स्टेक होल्डर कॉन्ट्रीब्यूशन में देखेंगे हमारी जनरल एक्सपेक्टेशन क्या होती है इनके लिए साथ, ये चीजें देखेंगे और एक दूसरे से रिलेटेड कैसे है ये चीज अपने को देखना, और किन स्टेक होल्डर पर अपने को पहले ध्यान देना है ये भी चीज अपन सीखेंगे। पहला लिखिए बेटा डिटेलिंग, पहले राइटिंग दे दो आप डिटेलिंग। इसमें सबसे पहले लिखिए आप स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन डिटेलिंग। अब ये जब अपन पढ़ रहे हैं ना, ये थ्योरी के आपके लिए काम नहीं आएगा, जब आप इसका केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन करेंगे तो ये जो अब अपन चीजें पढ़ रहे हैं ये वहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है ना। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखिए स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन। लिखिए भाई पहला पॉइंट इसमें आइडेंटिफाई the key stakeholder in the organization and determine how important are they to the organization. जैसे अभी कोविड-19 के कारण बेटा मई बैच अभी जून 2020 चल रहा है, इसमें रिकॉर्डिंग हो रही है अभी ये, तो कोविड-19 के कारण जुलाई 2020 में एग्जामिनेशन होगी या नहीं होगी अभी भी इस पे सस्पेंस बना हुआ है। अभी अगर मैं बात कर रहा हूं 8 जून 2020 को, तो जब आईसीएआई अपनी पॉलिसी डिटरमाइन करे तो वो यह ना देखे कि हमें
हमारे मेंबर को कॉन्सेंट्रेट करना है, हमें हमारी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना है। एक उसका की स्टेक होल्डर स्टूडेंट्स भी है, तो जो स्टूडेंट्स की नीड्स है, जो उनकी वांट्स है, उनकी एक्सपेक्टेशन को भी आईसीए को फुलफिल करना पड़ेगा जब भी वो अपने परफॉर्मेंस को मेजर और इवेल्युएट करेंगे। इतना आपने फीस कलेक्ट किया, इतने आपने सेमिनार किया, इतने गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन आपने दिया, इतने मेंबर आपने एनरोल किया, यह सब काम के हैं अनडाउटेडली, क्योंकि दे आर ऑल्सो द की स्टेक होल्डर। बट डोंट फॉरगेट स्टूडेंट आर ऑल्सो द की स्टेक होल्डर। तो जब भी आईसीए की पॉलिसी डिटरमाइन होती है तो उसमें वन साइडेड गेम नहीं होता कि सिर्फ मेंबर्स को ध्यान दिया जाएगा। जो प्रोस्पेक्टिव मेंबर है आपके, दैट इज स्टूडेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट, वो भी आपके की स्टेक होल्डर है, उनकी भी अपनी नीड्स और रिक्वायरमेंट है। तो आइडेंटिफाई द की स्टेक होल्डर, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट, एंड डिटरमाइन हाउ इंपॉर्टेंट आर दे टू द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। सेकेंड पॉइंट लिखे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, रेड पेन से लिखिएगा। इंटरेस्ट एंड पावर will determine the key stakeholder, या डोमिनेंट भी लिख सकते हो आप, will determine the dominant stakeholder। जैसे मैंने आपको बोइंग का एग्जांपल जो लिया था, बोइंग 777 में, वहां पे सप्लायर के पास इतना पावर है कि अगर उसने मना कर दिया आपको प्रॉपरली टाइमली सर्विस, क्वालिटी सर्विस देने में, तो आपकी कंपनी बंद हो सकती है। इतना है। अगर ओला के, उबर के जो ड्राइवर है, उन्होंने अगर मना कर दिया, उन्होंने स्ट्राइक कर दिया, तो आप ऑपरेट ही नहीं कर पाओगे अपना बिजनेस। तो इंटरेस्ट और पावर डिटरमाइन करता है कौन हमारा डोमिनेंट स्टेक होल्डर है। मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं। मेरे यहाँ जितने एम्प्लॉइज है, अगर वो सभी मेंबर्स है, उनमें से मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स है ट्रेड यूनियन के, तो वो ट्रेड यूनियन फिर मेरे लिए एक स्टेक होल्डर हो जाता है, की स्टेक होल्डर हो जाता है, क्योंकि ट्रेड यूनियन के पास फिर पावर है कि वह मुझे आगे भी बढ़ा सकता है, वह मेरी फैक्ट्री में ताले भी लगा सकता है। तो डिटरमाइन करना पड़ेगा उनका इंटरेस्ट कितना है, उनका पावर कितना है। जितना ज्यादा पावर होगा, डेफिनेटली वो मेरे लिए उतना डोमिनेंट स्टेक होल्डर होगा, उतना ज्यादा वो मेरे लिए की स्टेक होल्डर होगा। अब अपन ये देखते हैं स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन, मतलब क्या क्या बंदे अपने से चाहते हैं। तो अब एक काम कीजिए, एक ऐसा कॉलम बनाइए आप, स्टेक होल्डर एंड व्हाट दे वांट। स्टार्ट करते हैं अपन अपना प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल से। ये आपको ही फिलअप करना बेटा, फिर मैं अभी आपको एक डिटेल दे रहा हूं। पहले मैं चाहूंगा कि आप अपने लेवल पे इसको फिलअप कीजिए, और फिर मैं आपको इसमें गाइड करूंगा कि वो क्या क्या और भी एक्सपेक्ट करते हैं। पहला, प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल, चाहे वो शेयर होल्डर हो, चाहे वो डेप्ट वाले लॉन्ग टर्म प्रोवाइडर हो, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप अपने लेवल पे लिखिएगा। फिर 2-3 लाइन ड्रॉप करके लिखिए आप, कस्टमर क्या एक्सपेक्ट करता है आपसे। फिर 2-3 लाइन ड्रॉप कीजिए आप, सप्लायर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, एम्प्लॉय आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, ये लिखिए आप। फिर गवर्नमेंट आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है, ये लिखिए, एक्सटर्नल बॉडी। समझ लेता हूं बेटा, एक बार रफ में आप अपने लेवल पे ट्राई कीजिए कि ये अलग अलग स्टेक होल्डर क्या डिमांड करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, और फिर इनके पावर और इंटरेस्ट। इसलिए मैंने वो रेड पेन से लिखा है, जिसके पास जितना पावर होगा उतना ज्यादा इंटरेस्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेरे ऑर्गेनाइजेशन में है, तो वो मेरे लिए डोमिनेंट स्टेक होल्डर की कैटेगरी में क्लासिफाई होगा। तो जो मैंने दिए गए आपको 5 स्टेक होल्डर दिया हूं, इनके बारे में आप मुझे बताइए कि ये क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं। रफ पेज में लिखिएगा, फिर डेफिनेटली आपको मैं कुछ नए पॉइंट्स भी दूंगा जो आपको फिर अपने एग्जामिनेशन में रिप्रोड्यूस भी करते हैं, है ना बेटा। आपको दे रहा हूं मैं पूरे 2 से 3 मिनट, एक बार आप अपने लेवल पे इसको रफ में ट्राई कीजिए।
रफ में ईमानदारी से ट्राई कीजिए बेटा, आपके द्वारा ट्राई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि केस स्टडी तभी आप डेवलप कर पाएंगे जब आपने ड्यूरिंग द क्लास में पार्टिसिपेशन किया है। चलिए बेटा स्टार्ट करूं। तो प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ये रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं दो एरिया में, पहला कैपिटल गेन, दूसरा डिविडेंड। आप ऐसी बहुत सारी कंपनियां देखेंगे बेटा जिन्होंने सालों से डिविडेंड नहीं दिया है, फिर भी उन कंपनियों पे नया इन्वेस्टमेंट आता है, बिकॉज जो डिविडेंड दिया जाता है वो फेस वैल्यू पे दिया जाता है। आज की तारीख में फेस वैल्यू निग्लिजिबल है एज कंपेयर टू मार्केट वैल्यू। तो व्हाट शेयर होल्डर वांट इज द कैपिटल गेन, दैट इज मार्केट कैप उनका दिन पर दिन और भी बढ़ना चाहिए। तो पहला पॉइंट लिख दीजिए प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल में, रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल गेन, रिटर्न in the form of capital gain and oblique or dividend interest, डिविडेंड शेयर होल्डर के केस में और डिवेंचर और बैंक लोन के केस में इंटरेस्ट। अब मैं एक नया पॉइंट बता रहा हूं बेटा, उम्मीद है सभी बच्चों ने ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल लिखा होगा अपने मन से। अब दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं वो है एक्यूरेट एंड टाइमली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक्यूरेट एंड टाइमली क्यों बोला? अगर आप हमें एक्यूरेसी उसमें नहीं दोगे तो एक जो ट्रस्ट होता है ना कि यार ये ऑडिटेड तो है, लेकिन आप अभी देख रहे होंगे कितने ही ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बाद में पता लगता है यार कहीं ना कहीं यहां पे कुछ ना कुछ विंडो ड्रेसिंग हुई है। तो ये चीज कभी नहीं चाहता। ट्रू एंड फेयर व्यू चाहता है आपका प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्टिंग से। तो लिखिए सेकेंड पॉइंट, ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड फेयर व्यू from timely financial statements, true and fair view from timely financial statements। कस्टमर क्या क्या एक्सपेक्ट करता है? कस्टमर हमसे फास्ट, क्वालिटी, स्पीड एंड ईज, ये जनरल चीजें वो एक्सपेक्ट करता है। फास्ट मतलब वो प्रोडक्ट आपने हमें टाइमली डिलीवर किया हो, क्वालिटी अनडाउटेडली जो हमने एक्सपेक्ट किया है वो तो हमें मिलना ही चाहिए, बल्कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड आपको डिलीवर करना है। जो प्रोडक्ट आपने डिलीवर किया वो ईज ऑफ यूज है, और फास्ट और स्पीड तो एक ही हो गया। तो यहां पे आप लिखिए चीप। एट द सेम टाइम वो एक्सपेक्ट करता है कि आप उसको वो प्रोडक्ट लो प्राइस पर प्रोवाइड करो, क्वालिटी प्रोडक्ट, क्योंकि आप नहीं दोगे तो आपका कॉम्पिटिटर बैठा है, वही प्रोडक्ट आपका कॉम्पिटिटर उसको प्रोवाइड कर देगा। तो लिख दीजिए बेटा, फास्ट मतलब टाइमली डिलीवरी, ऑन टाइम डिलीवरी, क्वालिटी। जैसे आप जब भी अमेजन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हैं आप हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि ये गुड्स मुझे उनकी जो डेडलाइन है उससे भी पहले रिसीव हो जाए, ये अंदर से एक्सपेक्टेशन रहती है। तो आज की तारीख में हर कस्टमर ये डिमांड करता है ऑन टाइम डिलीवरी, क्वालिटी प्रोडक्ट, ईज ऑफ यूज एंड एट द सेम टाइम वो चीप होना चाहिए, मतलब लो प्राइस होना चाहिए, वो हाई प्राइस आपको देने वाला नहीं है। सप्लायर क्या एक्सपेक्ट करता है जरा आप मुझे बताएंगे?
टाइमली पेमेंट लिखा होगा बच्चों ने, ठीक है बेटा। और कुछ, वो चाहता है एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो दोनों के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल हो। वो चाहता है आपका ट्रस्ट कि भैया लगातार आप उससे मटेरियल लेते रहिए, उसके R&D पे आप हमेशा ट्रस्ट कीजिए, वो जो प्रोडक्ट दे रहा है वो आपको प्रॉपरली प्रोडक्ट दे रहा है। अनडाउटेडली वो टाइमली पेमेंट तो चाहता है, लेकिन उसके अलावा वो आपसे एक ऐसा एसोसिएशन चाहता है जो लॉन्ग टर्म हो, जिसमें दोनों को म्यूचुअली बेनिफिट हो। तो लिखिए आप सप्लायर में, there should be a long-term contract. There should be a long-term contract which is mutually beneficial for both. Which is mutually beneficial for both, comma, trusted relationship. आप उसके ऊपर यकीन करें भाई, वो जो प्रोडक्ट दे रहा है वो क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहा है, उसने जो R&D किया है उससे आपको भी बेनिफिट मिलेगा। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एंड रिसीव द प्रॉम्प्ट फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर। एंड रिसीव द प्रॉम्प्ट फीडबैक। सप्लायर, जैसे हम भी अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं, हम भी कई बार रिक्वेस्ट करते हैं कि बेटा जो भी आपका फीडबैक वो हमें प्रोवाइड कीजिए, चाहे वो पॉजिटिव हो तो वो हमें और मोटिवेट करेगा। अगर कुछ चीजें आपको लगता है हम आपको डिलीवर नहीं कर पाए, वो भी आप हमें बताइए, हम तो उसको भी बहुत पॉजिटिवली लेते हैं कि यार बच्चों को एक प्रॉब्लम आई तो हमें वो चीज उसको पहले देना चाहिए था, हम नहीं दे पाए, हम जल्दी से जल्दी वो गलतियां रेक्टिफाई करते हैं। तो हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बच्चा भी हमारे को फीडबैक प्रोवाइड करे, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे उसको जो डिलीवर नहीं हो पाया उसकी एक्सपेक्टेशन वो भी वो हमें कम्युनिकेट करे। ये चीज सप्लायर जरूर एक्सपेक्ट करता है अपने प्रोवाइडर ऑफ रॉ मटेरियल को, ठीक है। फिर लिखे आप एम्प्लॉय क्या एक्सपेक्ट करता है। बहुत सारे बच्चों ने एक कॉमन पॉइंट लिखा होगा यहां पे, और वो है बेटर पे। इसके अलावा बेटा और भी एक्सपेक्ट करता है एम्प्लॉय, वो ये एक्सपेक्ट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन मेरी केयर भी करे। अगर मुझे कोई दिक्कत है तो यार एक आप बिल्कुल सपोर्ट अगर दोगे ना, इमोशनल सपोर्ट, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है आज की तारीख में ऑर्गेनाइज। जैसे आर्टिकलशिप ले लीजिए, आप बीमार हो, आपका एम्प्लॉयर आपको पूछ ही नहीं रहा बेटा तबियत कैसी क्या है, और एक बार वो छोटा सा पूछ ले बेटा तबियत ठीक है, दवाई वही प्रॉपर ले रहे हो, बस इतना सा जो इमोशनल सपोर्ट होता है ना, इसको बोलते हैं वी केयर फॉर यू। ये चीज भी आज की तारीख में एम्प्लॉय चाहता है। एम्प्लॉय चाहता है क्या उसकी स्किल पहले के मुकाबले और भी डेवलप हुई है क्या, डेवलपिंग द स्किल, वो ट्रेनिंग चाहता है। तो सिर्फ और सिर्फ वो बेटर पे नहीं चाहता, उसके अलावा उसकी और भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है। तो लिखिए आप बेटा इसमें पहला पॉइंट, इंटरेस्टिंग वर्क, सेकेंड लिखे केयरिंग एटीट्यूड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, caring attitude of organization, decent level of remuneration, comma, development of skill through continuous programs, development of skills through continuous programs। गवर्नमेंट क्या एक्सपेक्ट करती है, गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि आप लीगल मैनर पर अपना पूरा बिजनेस चलाइए, और जो भी आपकी एक्चुअल एक्टिविटीज है वो आप हमें डिस्क्लोज करें, और डेफिनेटली टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्सेस तो गवर्नमेंट चाहती जाती है। तो लिखिए बेटा गवर्नमेंट क्या एक्सपेक्ट करती है आपसे, टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्सेस, कॉमा, टू ऑपरेट इन अ लीगल मैनर, comma, to submit the return, to submit the periodical returns with actual activities, बढ़ो बेटा आगे। ये हो गया आपका स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन, ठीक है। अब आप आज की तारीख में देखिए, अब यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, अब इसको आप बंद कर दीजिए, परफॉर्मेंस मेजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जब भी आप इसका केस स्टडी करेंगे आपको हमेशा लिखना पड़ेगा परफॉर्मेंस मेजर्स।
मतलब कैसे आप अपने की स्टेक होल्डर का परफॉर्मेंस मेजर करेंगे, वो चीजें यहां पे आएगी। जैसे एम्प्लॉय आपसे अगर सेटिस्फाइड है और डिससेटिस्फाइड है, तो उसका एम्प्लॉय टर्नओवर रेट आपका बताएगा कि एम्प्लॉय आपसे डिससेटिस्फाइड है। फिर दूसरा लिख सकते हो एवरेज नंबर ऑफ डेज एम्प्लॉय रिमेन इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपको बताएगा कि एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है या डिससेटिस्फाइड है। इस टाइप की चीजें आपको लिखना है, लिखे आप इसी में परफॉर्मेंस मेजर में। For stakeholder satisfaction, we must derive the performance measures. For stakeholder satisfaction, we must derive the performance measures. पहला पॉइंट अपन ने डिटेलिंग में लिख दिया बेटा स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन। अब सेकेंड लिखेंगे अपन स्टेक होल्डर कॉन्ट्रीब्यूशन। स्टेक होल्डर कॉन्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले यहां पे लिख दीजिए क्विड प्रो क्यू, मतलब वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो बदले में हम भी उनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दोनों हाथ से जो अपन बोलते हैं ना बेटा ताली बजती है, वो वाली बात यहां पे है कि हम आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल कर रहे हैं, इन रिटर्न यू शुड ऑल्सो फुलफिल आवर एक्सपेक्टेशन, दैट इज स्टेक होल्डर कॉन्ट्रीब्यूशन। इसमें लिखे पहला पॉइंट, आइडेंटिफाई what the organization wants, identify what the organization wants from their stakeholder, identify what the organization wants from their stakeholders। फिर से रेड पेन से लिखिए बेटा, ये आपको केस स्टडी में बहुत काम आएंगे। परफॉर्मेंस मेजर, यहां पे भी परफॉर्मेंस मेजर है, पांचों फेसेट में आपको परफॉर्मेंस मेजर्स भी लिखना पड़ेगा। परफॉर्मेंस मेजर्स लिखे, देन कम अप विथ द वेज, देन कम अप विथ द वेज टू मेजर whether or not the stakeholder are providing the same, then come up with the measures to check whether the stakeholders are providing the same। जो भी आपने स्टेक होल्डर कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सपेक्ट किया है, फिर आप परफॉर्मेंस मेजर उनसे रिलेटेड डिराइव कीजिए कि क्या वो स्टेक होल्डर वो चीजें आपको दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। जैसे एम्प्लॉय हमारे से डिससेटिस्फाइड है, तो अब हमने उनकी बात मान लिया, ठीक है आपको बेटर पे चाहिए, हम आपको बेटर पे देंगे। अब हम यहां पे चेक करेंगे क्या वो हमें बदले में हम जो चाह रहे थे वो दे पा रहा है, तो क्या उसकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ी, स्पीड ऑफ वर्क और जो पहली बार में चीजें बनाने की आदत है क्या वो उसमें इंप्रूवमेंट हुआ, तो हम बोलेंगे हाँ यार उसको बेटर पे देने से हमें भी बेनिफिट हुआ है, हमारे वर्कर की ना सिर्फ एफिशिएंसी बढ़ी है बल्कि इफेक्टिवनेस बढ़ी है, डूइंग द थिंग राइट द वेरी फर्स्ट टाइम एवरी टाइम। फिर अब वही चीज अपन करते बेटा, जो अपन ने ऊपर स्टेक होल्डर लिखा था, ऊपर अपन ने लिखा था वो क्या चाहते हैं, अब अपन क्या लिखेंगे व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम देम, और उससे रिलेटेड हम चेक करेंगे हमारा परफॉर्मेंस मेजर। कैसे चेक करेंगे कि स्टेक होल्डर हमें डिलीवर भी कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, तो बिल्कुल ऐसा ही लिखे आप वापस से पॉइंट नंबर सेकंड के लिए भी, और बस यहां पे चेंज आ जाएगा हमारी अब एक्सपेक्टेशन क्या है, व्हाट वी वांट फ्रॉम देम। What we expect from them, हम क्या उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, और फिर क्या वो हमारी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर पा रहे या नहीं कर पा रहे, इसको हम कैसे चेक करेंगे, थ्रू परफॉर्मेंस मेजर। चलिए फिर से मौका मैं आपको देता हूं बेटा 3 मिनट्स का, थोड़ा इमेजिनेशन वाला पार्ट है, आप इमेजिन करेंगे, बिल्कुल अपने आप को आप पानिए कि आप प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल है, आपने एक्सपेक्टेशन बता दी, आप कंपनी के एंगल से सोचिए कि प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल से कंपनी क्या एक्सपेक्ट करेगी। कंपनी उन्हें कैपिटल गेन देगी, कंपनी उन्हें डिविडेंड देगी, कंपनी उन्हें इंटरेस्ट देगी, कंपनी उन्हें एक्यूरेट एंड टाइमली रिपोर्ट देगी, लेकिन कंपनी भी तो एक्सपेक्ट कर रही है ना प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल से कुछ ना कुछ। कस्टमर चाहता है उसको फास्ट प्रोडक्ट मिले, क्वालिटी प्रोडक्ट मिले, चीप प्रोडक्ट मिले, लो प्राइस with good quality,
एंड एट द सेम टाइम वो ईज ऑफ यूज में हो, तो कंपनी भी कुछ एक्सपेक्ट करती है कस्टमर से कि चलिए हम ये सब आपको दे रहे हैं लेकिन आप भी बदले में हम आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं। तो एक बार आप कंपनी के एंगल से सोचिए, अलग अलग स्टेक होल्डर से कंपनी क्या एक्सपेक्ट कर सकती है, फिर मैं आपको ये कराता हूं बेटा, और साथ में ये भी बताऊंगा कि क्या वो हमें डिलीवर कर रहे हैं वो चीजें, यानी इसको हम मेजर कैसे करेंगे, हाउ टू चेक वेदर द स्टेक होल्डर आर फुलफिलिंग आवर ओन एक्सपेक्टेशन और नॉट। तो रफ पेज में ट्राई कीजिए, फिर अपन इसको फेयर में लिखेंगे। 3 मिनट्स है बेटा आपके पास। वन मिनट और है बेटा, एक बार आप अपने लेवल पर पूरा कोशिश कीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन इनसे क्या क्या एक्सपेक्ट करती है, फिर अपन साथ में इसको डिस्कशन करेंगे ताकि फिर आप इसको केस स्टडी में भी अप्लाई कर पाए। करो बेटा स्टार्ट। तो सबसे पहले प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल ने हमसे क्या एक्सपेक्ट किया था कि हम उन्हें कैपिटल गेन और या डिविडेंड या इंटरेस्ट दे, एट द सेम टाइम एक्यूरेट रिपोर्टिंग करें। तो हम भी उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जब भी हमें एक्सपांशन के पर्पस के लिए कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, आप हमें कैपिटल प्रोवाइड करेंगे, आप ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क लेने को तैयार रहेंगे। ऐसा ना हो कि थोड़ी सी रिस्क आपको ज्यादा लगे और आपकी एक्सपेक्टेशन ऑर्गेनाइजेशन से डिविडेंड या इंटरेस्ट के रूप में बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो हम एट द सेम टाइम आपसे 2 चीज एक्सपेक्ट करते हैं, जब भी हमें ग्रोथ के लिए फंड की जरूरत पड़ेगी, आप हमें फंड प्रोवाइड कीजिए, एंड ऑलवेज रेडी टू विलिंगनेस टू टेक द सम अमाउंट ऑफ रिस्क। आप हमारे ऊपर फेक करेंगे तो डेफिनेटली हम आपको आपकी एक्सपेक्टेशन के भी बियॉन्ड रिटर्न दे पाएंगे, जो आपको कैपिटल गेन इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन प्रोवाइड करेगा। इसको मेजर कैसे करेंगे, हम ये देखेंगे कितने समय के लिए शेयर होल्डर ने हमें पैसे दिया, कितने टाइम्स हमारा जो इशू है वो ओवर सब्सक्राइब हुआ। इससे भी पता लगता है कि कितनी रिस्क हमारा कैपिटल ऑफ प्रोवाइडर हमसे हमें दे रहा है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो लिखिए आप प्रोवाइडर ऑफ कैपिटल में कैपिटल फॉर ग्रोथ एंड विलिंगनेस टू टेक रीजनेबल रिस्क। ग्रोथ के लिए हमें पैसे दिया या नहीं दिया, ये हम पता लगा सकते हैं। न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द पीरियड। सेकेंड आप लिख सकते हो टेन्योर ऑफ लोन, कितने समय के लिए आपने लोन दिया। इससे हम देखेंगे क्या आप हमारे बिजनेस के रिस्क विलिंगनेस से ले पा रहे हो या नहीं ले पा रहे हो।
बदले में हम आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल करेंगे, लेकिन हम भी ये चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए आप हमें या हमारी रिक्वायरमेंट, हमारे टेन्योर के हिसाब से आप हमें लोन प्रोवाइड कीजिए। कस्टमर हमसे क्या चाहता था? फास्ट, क्वालिटी, लो प्राइस एंड एट द सेम टाइम ईज ऑफ यूज। हम भी कस्टमर से एक्सपेक्ट करते हैं लॉयल्टी, रिपीटेडली, रॉयल्टी नहीं बोला मैंने, लॉयल्टी मतलब रिपीटेडली आप हमसे परचेज करें, हम ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, प्लस आप हमें प्रॉफिटेबल भी पोजीशन में रखें। तो हम कस्टमर से एक्सपेक्ट करते हैं लॉयल्टी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। एक ऑलरेडी आपने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, उसको बिल्कुल आप यहां पे परफॉर्मेंस मेजर में लिख सकते हैं, दैट इज सीपीएस, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि क्या कस्टमर को हमने ऑन टाइम डिलीवरी दिया, क्वालिटी प्रोडक्ट दिया, लो प्राइस पर दिया एंड ईज ऑफ यूज था उसके प्रोडक्ट में, तो क्या कस्टमर हमें प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो वो पता चलेगा आपको सीपीएस के थ्रू। चैप्टर 10 में जो आपने पढ़ा था उसमें कई बार देखा था आपने, जरूरी नहीं है कि जो आपसे सबसे ज्यादा वॉल्यूम दे रहा है आपको वही आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी दे रहा है। हमें चेक करना पड़ता है कौन हमारी कम से कम सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की सर्विस लेकर हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी प्रोवाइड करता है, तो हम बदले में कस्टमर से ये एक्सपेक्ट करेंगे। सप्लायर से लिखिए आप, क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप बताइए, क्या एक्सपेक्ट करेंगे? डिफेक्ट फ्री गुड्स लिखिए आप, डिफेक्ट फ्री गुड्स, टाइमली डिलीवरी, टाइमली डिलीवरी। यहां पे आप लिख सकते हो परसेंटेज ऑफ गुड्स रिटर्न, कितने बार आपने रिटर्न किया, उससे आपको पता लग जाएगा कि क्या सामने वाला क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवरी, ऑन टाइम डिलीवरी दे रहा है या नहीं दे रहा है। एम्प्लॉय आपसे एक्सपेक्ट करता है कि उसको नई स्किल डेवलप हो ट्रेनिंग में। एम्प्लॉय आपसे एक्सपेक्ट करता है कि डिसेंट लेवल ऑफ रेम्यूनरेशन हो। आप भी एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट करते हो कि भाई आप एक तो कंपनी के प्रति वफादार रहो, मतलब बार बार लेबर टर्नओवर जो आपका है वो लोअर साइड में होना चाहिए। दूसरा, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस एम्प्लॉय की बढ़ना चाहिए। लिखिए इसमें भी लॉयल्टी, फिर आप लिख सकते हो मल्टीपल स्किल्स, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। ये सभी चीज हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने एम्प्लॉय से। अगर हम उनकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल कर रहे हैं तो बदले में उनको भी हमारी एक्सपेक्टेशन फुलफिल करना पड़ेगा। वहां पे लिख दीजिए आप एक आध मेजर, नंबर ऑफ प्रोसेस परफॉर्म बाय वर्कर, बाय सिंगल वर्कर। कितनी प्रोसेस वो परफॉर्म करता है, जितनी ज्यादा प्रोसेस वो परफॉर्म करेगा डेफिनेटली उतना वो मल्टी स्किल हमारे लिए है। अब आते हैं अपन गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट अपने से एक्सपेक्ट करती है कि हम टाइमली उनको टैक्स का पेमेंट करें, हम टाइमली जो भी रिटर्न्स है उसमें एक्चुअल डेटा जो हमारे पास है वो दे। बदले में हम भी एक्सपेक्ट करते हैं जब भी आप बजट में, जब भी आप 5 ईयर प्लान में पॉलिसी बनाते हो तो आप हमारे बिजनेस सेक्टर को पहले प्रॉपरली समझिए। हमें नहीं बोला, हमने बोला पूरी इंडस्ट्री को आप प्रॉपरली समझिए। हमारी इंडस्ट्री की जो नीड है, जो डिमांड है, उनको आप फुलफिल कीजिए। और जो ब्यूरोक्रेसी है ना अपने इंडिया में, उसको आपको धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। मतलब इनडायरेक्टली आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल ज्यादा लेना है। जब भी हम रिटर्न भरते हैं तो रिटर्न में अगर कभी कभी वो उसमें भी आता है, स्क्रूटिनी में भी आता है, तो मैनुअल ना हो, वो ऑटोमेटिक रहेगा। तो यहाँ पे जो ब्राइब वाला मैटर है ये हम चाहते हैं कि ये कम से कम हो। जो हरासमेंट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन को ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा, वहां पे कहीं ना कहीं कंट्रोल जरूर चाहता है आपका एक ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए गवर्नमेंट से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर इंडस्ट्री, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर इंडस्ट्री, लैक ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेट्स जो है उनका रोल कहीं ना कहीं कम होना चाहिए, लैक ऑफ ब्यूरोक्रेसी, नंबर ऑफ पॉलिसीज फ्रेम्ड, नंबर ऑफ पॉलिसीज फ्रेम्ड इन फेवर ऑफ आवर इंडस्ट्री। लिख दीजिए आप, नंबर ऑफ पॉलिसीज फ्रेम्ड इन फेवर ऑफ आवर इंडस्ट्री। तो चलिए बेटा, 2 पॉइंट अपने बड़े बड़े पॉइंट हुए हैं। पहला, स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन,
आइडेंटिफाई कीजिए स्टेक होल्डर को और ये देखिए कितने इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए। जब हम इंपॉर्टेंट की बात करते हैं हम देखते हैं उनके पास कितना पावर है और उनका इंटरेस्ट क्या है। जैसे बहुत सारे मेंबर अगर ट्रेड यूनियन के हैं तो ट्रेड यूनियन फिर हमारे लिए एक डोमिनेंट स्टेक होल्डर है, क्योंकि अगर हमने उनकी बात नहीं माना तो हमारे बंदे सभी बंदे स्ट्राइक में चले जाएंगे और इन की स्टेक होल्डर को आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, नहीं तो लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियल हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी। फिर स्टेक होल्डर कौन कौन है, वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं हमने देखा। फिर हर स्टेक होल्डर के लिए हम परफॉर्मेंस मेजर ढूंढेंगे कि हम उन्हें कैसे मेजर कर रहे हैं वो आज हमें। फिर सेकंड पॉइंट स्टेक होल्डर कॉन्ट्रीब्यूशन क्विड प्रो क्यो, वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हम भी उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या वो हमारी एक्सपेक्टेशन को डिलीवर कर पा रहे हैं क्या, इसके लिए हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्लस उसके लिए परफॉर्मेंस मेजर हमारा क्या होगा, वो चीज आ गई। अब आते हैं, ये तो दो अपने गोल हो गए। अब इससे रिलेटेड अपने पास तीन चीजें हैं जो ऊपर वाले कोई भी मॉडल में नहीं थी, एंड दोज आर स्ट्रेटेजी, प्रोसेसेस एंड कैपेबिलिटी। बहुत ध्यान समझिएगा बेटा, टर्मोलॉजी ऐसा लगता है कि आपस में हम इंटरचेंज कर सकते हैं लेकिन सबका मीनिंग ऑल टुगेदर डिफरेंट है। बहुत ध्यान से समझिए आप, स्ट्रेटेजी, प्रोसेसेस एंड ऑब्जेक्टिव। थर्ड पॉइंट लिखिए आप, स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजीज, सबसे पहला पॉइंट लिख दीजिए जो एंडी नेली और क्रिस एडम्स ने बताया था, स्ट्रेटेजीज आर नॉट द गोल। गोल जो होता है वो तो एंड डेस्टिनेशन है आपका, जबकि एंड डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचा जाए दिस इज नोन एज स्ट्रेटेजी। तो पहला पॉइंट लिखे, स्ट्रेटेजीज आर नॉट द गोल्स। गोल्स को इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा बेटा, स्पेशली इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि एंडी नेली और क्रिस एडम्स ने स्पेसिफिकली ये चीज क्लियर किया है कि आप स्ट्रेटेजी को गोल मत मानिएगा। स्ट्रेटेजीज आर नॉट द गोल। सो गोल इज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन while strategy is the path to achieve that ultimate destination. Goal is the ultimate destination while strategy is the path to achieve that ultimate destination. नेक्स्ट पॉइंट को लिखे बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, इट्स अ सॉल्यूशन, रेड पेन से लिखे है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इट्स अ सॉल्यूशन टू मूव फ्रॉम वेयर यू आर नाउ, इसको अपन बोल देते हैं डेस्टिनेशन ए, टू where you want to be. तो एक प्रकार से स्ट्रेटेजी आपके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है कि आज आप जहां पे है और जहां पे आप जाना चाहते हो उसका क्या सॉल्यूशन है, उसका क्या वे है। और भी सिंपल आपको लिखना है तो what to do, what to do in order to, लिखिए आप, what to do in order to successfully achieve the stakeholder satisfaction. What to do in order to successfully achieve the stakeholder satisfaction. क्लियर बेटा, स्ट्रेटेजी गोल नहीं है, गोल एक अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, जबकि स्ट्रेटेजी एक पाथ है जो हमें अपने अल्टीमेट डेस्टिनेशन तक ले जाएगा। दूसरे तरीके से अगर बोलना है, आज मैं जहां पे हूं और जहां मैं जाना चाहता हूं उसके लिए मेरे पास क्या सॉल्यूशन अवेलेबल है, दैट इज द स्ट्रेटेजी। तीसरे और दूसरे शब्दों में बोलना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा ताकि मैं सक्सेसफुली अपने स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन को अचीव कर पाऊं, दिस आर द स्ट्रेटेजीज।
है ना। और भी एक और वर्ड लिख सकते हो स्ट्रेटेजी, नेक्स्ट लाइन लिखे, स्ट्रेटेजीज आर द पॉलिसीज, स्ट्रेटेजीज आर द पॉलिसीज टू डिलीवर द स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन। पॉलिसीज को इन्वर्टेड कॉमा में लिख दीजिएगा, स्ट्रेटेजीज आर द पॉलिसीज टू डिलीवर द स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन। फिर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा, परफॉर्मेंस मेजर। आप देख रहे हो बेटा हर फेसेट में आपको परफॉर्मेंस मेजर लिखना पड़ेगा, कैसे हम मेजर करेंगे कि ये चीज हम सक्सेसफुली अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। लिखे परफॉर्मेंस मेजर्स में, इट हैज टू बी आइडेंटिफाइड, it has to be identified that can be used to determine whether the selected strategies are working or not, whether the selected strategies are working or not. जैसे एम्प्लॉय ने बोला हमें बेटर पे चाहिए, ठीक है, हमने पॉलिसी बना लिया कि आज के बाद हम अपने एम्प्लॉय को इंडस्ट्री स्टैंडर्ड का पेमेंट करेंगे, तो ये चीज आ जाएगा वेदर अब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड का पेमेंट करने के बाद क्या सही में पहले के मुकाबले उनकी एफिशिएंसी बढ़ी है या नहीं बढ़ी। यहां पे हम ये चेक करेंगे वेदर अवर स्ट्रेटेजीज आर वर्किंग और नॉट। हमने जो प्लान किया था हमने उनको डिलीवर किया, अब हम चेक कर रहे हैं क्या उनके द्वारा हमने उनके लिए जो पॉलिसी फ्रेम किया था क्या उससे हमें बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट लिखिए बेटा प्रोसेसेस, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप प्रोसेसेस। फोर पॉइंट प्रोसेसेस। जस्ट अभी अभी अपने बोला स्ट्रेटेजी का मतलब व्हाट टू डू, जबकि प्रोसेसेस का मतलब है हाउ टू डू इट, हाउ टू डू इट। जो भी आपने स्ट्रेटेजी डिराइव किया अब उसको कैसे अचीव करें। ठीक है, आपने बोल दिया हम उन्हें बेटर पे देंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेटर पे देने से हो जाएगा, आपको एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा कि देखिए आपने बोला बेटर पे दो, हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अब आप ज्यादा इफेक्टिवली वर्क करोगे, ठीक है, हम आपके लिए एक पॉलिसी बनाते हैं कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में इतने आवर्स आते हो और हमें इतने आवर में आप इतना आउटपुट देते हो तो हम आपकी एफिशिएंसी अगर 90% से ज्यादा रहेगी तो हम आपको बिल्कुल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड का पेमेंट देंगे, जिसमें बेसिक पेमेंट भी शामिल होगा और बोनस भी शामिल होगा। अब हाउ टू डू इट, अब वो जो प्लान बनाएंगे उसमें हम कैसे मेजर करेंगे चीजों को कि भैया उसने प्रॉपरली वर्क किया है या नहीं किया, उसमें कितना नॉर्मल आइडल टाइम शामिल है, कितना एबनॉर्मल, मतलब जो माइन्यूट डिटेल है उस पॉलिसी को अचीव करने के लिए, दैट इज नोन एज प्रोसेस, है ना। एक और तरीके से लिख दीजिए आप, डिफाइन द वे ऑफ डूइंग अ टास्क, डिफाइन द वे ऑफ डूइंग अ टास्क। जो आपने पॉलिसी बनाया है उस पॉलिसी को कैसे अचीव किया जाएगा उसको पूरा इन डेप्थ जो डिफाइन करेगा वो हमारे लिए प्रोसेस होगी। डिफाइन द वे ऑफ डूइंग अ टास्क। नेक्स्ट एक और पॉइंट लाइन लिख लीजिए बेटा, ऑर्गेनाइजेशन शुड चेक whether they have the right process, whether they have the right business process to support the strategy.
ऑर्गेनाइजेशन शुड चेक वेदर दे हैव द राइट बिजनेस प्रोसेस टू सपोर्ट देयर स्ट्रेटजी। नहीं है तो आप अपनी प्रोसेस को री इंजीनियर कीजिए, आप अपनी प्रोसेस में वैल्यू चेन एनालिसिस कीजिए। लिखिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट, इफ दे आर नॉट try to re-engineer your process or apply the value chain analysis वो बताएगा क्या आपके पास राइट प्रोसेस है ताकि आप अपनी स्ट्रेटेजी को सपोर्ट कर पाओ। व्हाट टू डू, स्ट्रेटेजी मतलब व्हाट टू डू, हमें क्या करना है कि हम स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन दे पाए, और प्रोसेस है हाउ टू डू, हमें उसे कैसे करना है। फिर हमें जरूर चेक करेंगे क्या हमारे पास राइट प्रोसेस है, नहीं है तो फिर हमें अपनी प्रोसेस को रीडिजाइन करना पड़ेगा, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। ये सब चीजें हमें यहां पे वर्क करना है, या हम वैल्यू एनालिसिस के द्वारा पता लगा सकते हैं कि भैया ये वैल्यू हमें और करेक्ट करना है ताकि हम अपनी स्ट्रेटेजी को लॉजिकली इंप्लीमेंट कर पाए। लास्ट वन लिखिए बेटा कैपेबिलिटीज, ये बहुत अच्छा पॉइंट दिया इन्होंने, कैपेबिलिटीज। आपसे एम्प्लॉय बेटर पे डिमांड कर रहे हैं, आपने पॉलिसी बना लिया कि उनको बेटर पे कैसे देना है, आपने उसकी प्रोसेस डिराइव कर लिया कि इस प्रकार से हम चेक करेंगे कि उन्होंने बेटर वर्क किया या नहीं किया ताकि वो बेटर पे के लिए एलिजिबल है या नहीं। अपने आप से एक बार पूछिए बेटा, क्या आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है फाइनेंशियली, क्या आपके पास फाइनेंशियल फंड है कि आपने जो कमिटमेंट किया आप उसको दे पाएंगे? क्या आपके पास, आप बोल रहे हैं हमें एफिशिएंसी चाहिए, तो क्या आपके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि अगर वो जल्दी वर्क करना चाहेगा तो आप उसको टाइमली रॉ मटेरियल, टाइमली मशीन दे पाओगे? तो एक कैपेबिलिटी चेक करेगा कि आपने जो ऊपर कमिटमेंट किया है उसको फुलफिल करने के लिए आपके पास कितनी कैपेबिलिटी अवेलेबल है। क्या आपने कस्टमर को बोला कि हम आपको आफ्टर सेल सर्विस सपोर्ट देंगे, तो क्या मैन पावर आपके पास अवेलेबल है? क्या आपके पास टीम अवेलेबल है, ट्रेन टीम अवेलेबल है जो वहां पे आफ्टर सेल सर्विस देगी? क्या आपके पास रिसोर्सेज फाइनेंशियली अवेलेबल है जिसको आपको लगेंगे आफ्टर सेल सर्विस देने में? ये चेक करेगा मेरी कैपेबिलिटीज। मतलब कमिटमेंट से पहले आपको ये भी देखना पड़ेगा हमारे पास डिफरेंट कैपेबिलिटीज अवेलेबल भी है या नहीं। कौन कौन सी कैपेबिलिटीज लगेगी, लिखिए बेटा, पीपल, कॉमा, फाइनेंशियल, कॉमा, टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड टू सपोर्ट द प्रोसेस। चलिए एक बार आप पूरा रिवाइज कर लेते बेटा, बहुत इनडेप्थ अपन ने इसको पढ़ा है परफॉर्मेंस प्रिज्म। फिर क्वेश्चन करने से पहले अपन जरूर चाहेंगे कि सभी चीजें अपने दिमाग में बैठी है या नहीं बैठी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको सिर्फ सुनना है, आपको पूरा रिकॉल आ जाएगा, आई विल गिव यू अ गारंटी। सबसे पहले हमने ये सीखा कि सेकंड जनरेशन मॉडल है। सेकंड जनरेशन मॉडल है जो दो ऑथर ने दिया है, एंडी नेली एंड क्रिस एडम्स। तो सवाल उठता है फर्स्ट जनरेशन मॉडल कौन से है? फर्स्ट जनरेशन मॉडल बोले गए बैलेंस स्कोर कार्ड और परफॉर्मेंस पिरामिड। क्या ऐसे ड्रॉबैक है फर्स्ट जनरेशन मॉडल में जिसके कारण ये सेकंड जनरेशन मॉडल ज्यादा सुपीरियर है? मेजर 3 डिसएडवांटेज। पहला, फ्यू स्टेक होल्डर, सभी स्टेक होल्डर को ध्यान नहीं दिया जाता है जब आप फर्स्ट जनरेशन मॉडल की बात करते हैं। वहां पे सिर्फ मेजरमेंट पे ध्यान दिया जाता है, जबकि यहां पे आप देखिए होगी हमने प्रोसेसेस पे ध्यान दिया और हमने ये भी ध्यान दिया कि हमारे पास कैपेबिलिटी है या नहीं है तो हम उसको कैसे डेवलप करेंगे वो भी हम इसमें करेंगे। तो वहां पे सिर्फ मेजरमेंट इज नॉट इनफ, आपको उसके आगे बढ़ के अपनी प्रोसेस और कैपेबिलिटीज को भी चेक करना पड़ता है कोई भी परफॉर्मेंस मेजर डिराइव करने से पहले। एंड द थर्ड वन इज क्विड प्रो क्यू, वहां पे सिर्फ हम वन साइडेड बात करते हैं, हम सिर्फ उन्हीं की एक्सपेक्टेशन फुलफिल करते हैं, जबकि हम यहाँ पे स्ट्रांगली आर्ग्यू करते हैं कि अगर हम आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल करेंगे तो इन रिटर्न आपको हमारी एक्सपेक्टेशन भी फुलफिल करना ही पड़ेगा। फिर अपन ने देखा टोटल इसके 5 सेट है। पहले स्टेक होल्डर इंटरनल भी हो सकते हैं, कनेक्टेड भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। क्या क्या नए स्टेक होल्डर डिराइव किया अपन यहाँ पे? एम्प्लॉइज,
सप्लायर, गवर्नमेंट, रेगुलेटर भी आप उसको बोल सकते हो, एनवायरमेंटलिस्ट, कम्युनिटी, ये सब हमारे साथ इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अटैच है, तो ये भी हमारे की स्टेक होल्डर है। टोटल 5 फेसेट दिया है यहां पे। पहला स्टेक होल्डर सेटिस्फेक्शन, कि सामने वाला हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, हु आर आवर की स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर कॉन्ट्रीब्यूशन, हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये भी हमें चीज ध्यान रखना है। फिर स्ट्रेटेजीज, हमें क्या स्ट्रेटेजीज लगेगी ताकि हम स्टेक होल्डर की सेटिस्फेक्शन फुलफिल कर पाए। फिर हमें क्या प्रोसेसेस लगेगी ताकि हम सक्सेसफुली अपनी स्ट्रेटेजी को फुलफिल कर पाए, और क्या उस प्रोसेस के लिए हमारे पास पीपल, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, ये सब अवेलेबल है ताकि हम अपनी प्रोसेस को सपोर्ट कर पाए। और एक टॉप टू बॉटम अप्रोच है, मतलब पहले स्ट्रेटेजी, फिर प्रोसेस, और फिर आपकी कैपेबिलिटी आएगी। फिर अपन ने देखा और डिटेल में स्टेक होल्डर कॉन्ट्रीब्यूशन में हमें पावर और इंटरेस्ट के आधार पर डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा की स्टेक होल्डर कौन है, डोमिनेंट स्टेक होल्डर कौन है। उनकी एक्सपेक्टेशन तो अपने को 100% बल्कि बियॉन्ड देयर एक्सपेक्टेशन हमें उन्हें सेटिस्फाई करना है, क्योंकि अगर वो डिससेटिस्फाइड रहेंगे तो लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं फाइनेंशियल अपने को प्रॉब्लम आएगी। फिर अपन ने देखा अगर की स्टेक होल्डर अलग अलग हो जाए तो वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। फिर सेकेंड पॉइंट में अपन ने देखा स्टेक होल्डर कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर डिफरेंट स्टेक होल्डर है तो हम उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हम कैसे अपने परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। आप पांचों पॉइंट में देखिएगा हर जगह परफॉर्मेंस मेजर आ रहा है, हम कैसे चेक करेंगे याले फेसेट पर हम सक्सेसफुल हो पा रहे या नहीं हो पा रहे। स्ट्रेटेजी, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन दिया था दोनों ऑथर ने कि स्ट्रेटेजी गोल नहीं है, गोल इज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन, जबकि ये पाथ है आपका उस अल्टीमेट डेस्टिनेशन को रीच करने का। फिर दूसरी भाषा में अपन ने बोला था आज आप जहां पे है और जहां पे आप जाना चाहते हो उसका जो सॉल्यूशन है वो आपकी स्ट्रेटेजी है। और दूसरे शब्दों में व्हाट वी मस्ट डू इन ऑर्डर टू सक्सेसफुली डिलीवर द स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशन, ये स्ट्रेटेजी है। और एक सिंगल वर्ड में बोलना है तो जो पॉलिसीज आप डिराइव करोगे ताकि आप अपने स्टेक होल्डर को सेटिस्फाई कर पाओ वो आपके लिए स्ट्रेटेजी है। फिर इससे रिलेटेड परफॉर्मेंस मेजर, फिर प्रोसेस में आपको देखना है, उस स्ट्रेटेजी में आपने देखा व्हाट टू डू, यहां पे देखेंगे हाउ टू डू इट। दूसरा हमने लिखा डिफाइन द वे ऑफ डूइंग अ टास्क, क्या जो भी स्ट्रेटेजी है उसको अचीव करने के लिए हमारे पास प्रॉपर प्रोसेसेस अवेलेबल है या नहीं, उस पॉलिसी को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने के लिए ये हमारी प्रोसेस कहलाएगा। एंड द लास्ट वन इज कैपेबिलिटीज, जो भी हमारे पास पीपल, ट्रेन स्टाफ बोल दो, फाइनेंस बोल दो, इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी, क्या ये रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है कि हम अपनी प्रोसेस को यहां पे सपोर्ट कर पाए। दिस आर नोन एज कैपेबिलिटी। तो बहुत यूनिक मॉडल है अपने आप में एंडी नेली और क्रिस एडम्स का। अब आज के लिए बेटा अपन बस इतना ही रखते हैं, फिर अपन कल का जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे उसमें इसका एक क्वेश्चन आपके स्टडी मेट में दिया था, सेम कट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आपके मई 2019 के अटेम्प्ट में भी दिया था। फिर उस केस स्टडी को अपन डील करेंगे। मुझे नहीं लगता केस स्टडी में कोई भी प्रॉब्लम आएगी आपको, क्योंकि फुल डिटेल में आपने पढ़ा है यही चीजें, मान के चलेगा 80-90% ये चीज आएगी। सिर्फ क्वेश्चन स्पेसिफिक आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा पावर और इंटरेस्ट के आधार पर कौन आपका की स्टेक होल्डर है। ठीक है, चलिए तो बाबा आज इतना ही रखते हैं। तो आज के आनंद की जय।